से खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने, गैर जरूरी खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने के लिए ये कदम जरूरी है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और गैस पदार्थों की बचत के लिए विकल्प पहले से लागू है और प्रधानमंत्री की अपील के बाद राज्य सरकार इन विकल्पों पर विशेष ध्यान देगी। जब ये शुरुआत में संकट आया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं, वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि एक साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। मसूरी में रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति द्वारा जारी धरना प्रदर्शन आज 37वें दिन भी जारी रहेगा और रेहड़ी पटरी व्यापारियों ने नगरपालिका और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि पिछले 9 से 11 महीनों से बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे लोग अब न्याय के देवता महासू महाराज के मंदिर जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। धरना कर रहे व्यापारी बताते हैं कि नगरपालिका द्वारा दिए गए स्थानों पर उनका व्यवसाय नहीं चल पा रहा। शासन प्रशासन ने अब तक उनकी सुध नहीं ली। पटरी व्यापारी नेता संजय टटमा और अन्य ने कहा कि यदि 13 मई को न्यायालय में फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो उन्हें भगवान के दरवाजे पर जाकर ही न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। व्यापारी अब अपने रोजगार के लिए लड़ाई लगातार आगे बढ़ाने का मन बना चुके हैं। आंदोलन हमारे जो है 11 महीने पहले जो माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इन लोगों को हटाया गया था वेंडिंग जोन के नाम पे। ना वेंडर जोन बना, ना आज तक ना इन लोगों की रेडी पटरी लगी। ये लोग जो है पिछले 11 महीने से जो है बेरोजगार हैं और 37 दिन से ये लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। इनका कहना था, इनकी एक ही मांग थी कि जब तक हमारा वेंडर जोन नहीं बनता है तब तक जो है हमें यथावत मार रोड पे बिठाया जाए, जिससे कि इनकी घर की आजीविका चल सके। क्योंकि आज इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति इनके सामने खड़ी हो गई है कि इनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, घर में जो है चूल्हा इनके ठंडा पड़ गया है, पर तभी भी जो है हमारी नगर पालिका शासन प्रशासन और अध्यक्ष जी को थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। 13 तारीख को हमारी अदालत में जो है रीट की जो है सुनवाई है। उसमें अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है, उम्मीद तो है कि आ जाना चाहिए, पर बाई जो अगर नहीं आता है तो उसके अलावा हमारे पास, क्योंकि अब उसके बाद जो है भगवान का ही घर है, तो हम लोगों के ने ये डिसाइड किया सभी लोगों ने कि अब हमारे पास लड़ाई लड़ने के जो है शासन, क्योंकि शासन तो ताकतवर होता है, तो हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ भगवान के घर दरवाजे पे जो है अपना सर माथे टेक करके अपनी मन्नतें मांगने के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमें ये भी उम्मीद थी कि कहीं ये एक ऐसी मार्केट बनाएगी इनके लिए परमानेंट, जब तक नहीं बनती तब तक बैठे रहे, और जब बन जाए तो खुद ही हट जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस साथ साथ एक बात और बोलूँगा, जिस दिन से ये लोग हटे फुटपाथ पर, उसी दिन से होटलों के मालिकों की गाड़ी लग रही। और अभी इन्होंने वो लगाई थोड़ा सा दिखावे के लिए कि वहाँ बेंचेस डाल दी। अरे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है हम उसका वेलकम करते हैं। हम तो चाहते हैं जितना टूरिस्ट आएगा उतना ही हमारे शहर के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, छोटे बड़ों को। अब सवाल है, टूरिस्ट घूमने के लिए आया, कोई बैठने के लिए थोड़ा आया। चलो कोई बुजुर्ग होता है, कोई महिला, चलो बैठ गई, जगह 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 बेंच डाल दी, खाली पड़ी हो, कोई नहीं बैठ रहा वहाँ, इक्का दुक्का कोई। और या तो कोई मेरे कसरत हो सकता है, हमारा बीच का हमारा पत्रकार महोदय हो सकता है उसने 1-2 वीडियो डाल दी कि भी ये बैठी हुई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे। हम भी घूमते हैं सुबह शाम कि टूरिस्ट बैठ रहे हैं। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर रुड़की में प्रशासनिक भवन से तहसील तक पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।
बोट क्लब स्थित प्रशासनिक भवन में आयोजित मासिक बैठक के बाद यूनियन ने किसानों के गन्ना भुगतान, स्मार्ट मीटर का विरोध, अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की समस्याओं का ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही देहरादून में महापंचायत पर 500 ट्रैक्टरों के साथ राजधानी का घेराव किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान लंबित है। भाजपा सरकार किसानों का लगातार उत्पीड़न कर रही है। वहीं किसान नेता प्रदीप त्यागी ने स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर सरकार पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। बिजली का अगर 5,000 का भी किसी किसान पर बिल उसका तुरंत किसान उसका कनेक्शन काट देगा, उसकी आरसी जारी कर दिया। भाई इसका क्यों नहीं कि इसे जेल में क्यों नहीं डाला जाता? या क्या सरमाएदारों की सरकार है या ऐसा पकड़ना चाहती? 100-125 करोड़ रुपए का जो बकायेदार हो वो खुलेआम घूमता हो, 20-25 हजार किसानों का पैसा नहीं दे रहा हो, तो क्या उसके लिए अलग कानून हो? एक 5,000 किसान के लिए अलग कानून हो? केंद्र सरकार ने घोषणा की थी, लंबा समय हो गया है, लगभग 10 साल हो गए हैं घोषणा को कि किसानों की आय दुगनी होगी, और वो नहीं हो पाई है। आज भी किसान मजबूर है, पता नहीं कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहा है। देखो सरकार तो घोषणा ही कर खाली वो इसमें धरातल पे कुछ नहीं होता। अब दुगनी तो कहाँ तो होगी, वह भी नहीं रही। जो हमारी थी वह भी चली गई, जो हमारी थी पहले वह भी चली गई। आज देखो तो क्योंकि 2100-2200 रुपए भी बिक रहा था, 10 साल हो गए इसी रेट पे बिकतो तो कहाँ तो दुगनी होगी। आज तो 10 साल पहले भी गेहूँ 2,000-2,500 बिका था, आज 10-15 साल भी 2,000 बिक रहा। भाई इनकी दुगनी होगी, भाई इनकी पेंशन दुगनी होगी, इनकी तनख्वाह दुगनी होगी, इनके भत्ते दुगने होंगे, पर किसान का कोई दुगना नहीं है। उसका तो और ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिससे स्कूल बसों के दस्तावेज, फिटनेस परमिट और फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान कई बसों में अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते कुछ बसों का चालान किया गया और कई वाहनों को सीज कर दिया गया। विभाग ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरे राज्य में ये अभियान लगातार जारी रहेगा। विकासनगर से खबर है। वीकेंड पर बढ़ते पर्यटक दबाव को देखते हुए देहरादून पुलिस का विशेष ट्रैफिक प्लान विकासनगर चक्राता रूट पर सफल रहा। बाहरी राज्यों और जनपदों से बड़ी संख्या में वाहनों के बावजूद यातायात सुचारू रहा और कई जाम लगा और एसएसपी के निर्देश पर संवेदनशील पॉइंट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। वैकल्पिक रूट बनाए गए और ड्रोन और कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। विकासनगर, हरवटपुरा और बाड़वाला और कटात पत्थर के बाजार क्षेत्र में पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा गया। पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग और ओवरटेकिंग से बचने की हिदायत दी गई ताकि किसी भी प्रत्याशित दुर्घटना से बचा जा सके। और अब चंपावत से खबर है। चंपावत कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम में आमजन ने पेंशन, पेयजल, बिजली, सड़क, साइबर अपराध और स्वरोजगार से जुड़ी कुल 49 शिकायतें दर्ज कराई और डीएम ने संवेदनशील सख्त अंदाज में अधिकारियों को मौके पर ही समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, बीपीएल राशन कार्ड, सीसी मार्ग निर्माण, विद्युत सुरक्षा, साइबर अपराध जांच, पेयजल आपूर्ति, पुलिया निर्माण और स्वरोजगार के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का समाधान संवेदनशीलता से और जवाबदेही के साथ तय समय सीमा में किया जाएगा ताकि नागरिकों को अनावश्यक कार्यालय चक्कर न लगाने पड़े। आज की जो जनता दर्शन था, इसमें विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकरणों पर जो यहाँ की सम्मानित जनता है वो पधारी है। इसमें कुछ दिव्यांग प्रमाण पत्र और पेंशन, साथ ही कुछ मेडिकल सहायता के लिए भी कुछ प्रार्थीगण आए थे। इसके अतिरिक्त भूमि की जांच संबंधी प्रकरण भी यहाँ पर आए। आपदा से जो क्षतियाँ हुई हैं, अभी आप देख रहे होंगे बारिश चल रही है, उन क्षतियों को उसकी प्रतिपूर्ति के लिए भी यहाँ पर लोग आए थे। कुछ प्रकरणों में ज़मीन के विवाद थे जिसके संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारियों को अवगत किया गया है।
इस प्रकार से कई सारे जो मांगे हैं वो यहाँ पर रखी गई। कुछ भुगतान का भी मैटर आया, जिसमें पूर्व में जो कार्यदायी संस्था है उनके माध्यम से जो ठेकेदार हैं उनके भुगतान के लिए भी आग्रह किया गया। साथ ही विकास जो कार्य हैं जिसमें लिफ्ट सिंचाई योजना, सड़कें आदि पर भी सभी सामान्य जनता ने इस संदर्भ में अपना मंतव्य और वक्तव्य दिया है। इसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में हम लोगों ने अधिकतर जो कार्य हैं वो हम लोगों ने या तो आपदा निधि अथवा जिला योजना में उनको पूर्व में ही स्वीकृत कर रखा है, और इसमें एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही इन योजनाओं पे क्रियान्वयन भी इस पे प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही जो मांगे आ रही हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए हम लोग CSR से भी प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कई स्थानों पे चेलिंग फेंसिंग का कार्य आदि भी हो रहा है। चंपावत में नगर क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने वर्षों से जमा पुराने कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ट्रॉमेल मशीन जल्द संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यावरणीय सुरक्षा मॉनिटरिंग पर विशेष जोर देते हुए हाइड्रोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट से विस्तृत सर्वे कराने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया की जानकारी ली। कूड़ा संग्रहण से लेकर वैज्ञानिक निस्तारण तक की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मंत्री पर डराने, धमकाने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। गौरव गोयल ने बताया कि 1.5 साल पहले भी उन्हें डराने की कोशिश की गई थी। उन्होंने मंत्री को भूमाफिया बताते हुए कहा कि जब मेरे जैसे पूर्व मेयर को ही डराया जा रहा है तो आम आदमी की क्या सुरक्षा होगी। गोयल ने अपनी जान माल और परिवार को खतरे में बताते हुए मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाने का भी ऐलान किया। फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली कैबिनेट मंत्री के बहन चीचा की गिरफ्तारी के विषय में, और उसके बाद में लगभग 5:30 बजे करीब एक व्यक्ति को, प्रशांत राणा जिसका नाम है और प्रदीप बत्रा का कर्मचारी है, मेरे पास आया, मुझे डराने धमकाने की कोशिश की और आकर के मोबाइल मेरे सामने रखा कि विधायक बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी। स्पीकर खोल के ज़बरदस्ती मेरे सामने मोबाइल रखा और विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा मुझे डराने का, धमकाने का, जेल भेजने का, फर्जी मुकदमे लगवाने का और शारीरिक नुकसान पहुंचाने का मुझ पर दबाव बनाया गया और कहा गया कि ये जो फेसबुक पे वॉल पे पोस्ट डाली है सो तत्काल डिलीट कर दो। लेकिन असभ्य भाषा और असभ्य व्यवहार उनका किसी भी व्यक्ति को, खासकर मुझे, तो डरा नहीं सकता। पहले भी उन्होंने कोशिश करी, 1.5 साल पहले एक श्रद्धांजलि सभा में हरमिलात धर्मशाला में मुझे उन्होंने डराने की कोशिश करी, तब भी उन्हें जवाब मिला और आज भी उन्हें जवाब मिल रहा है। पत्रकार वार्ता की थी उस समय, मैंने तहरीर भी दी थी थाने में, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बहुत बड़ा भूमाफिया जो लगातार बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। पहले तो खाली लोगों की संपत्ति कब्जाता था, अब क्रिमिनल लोग। उत्तराखंड के पूर्व विधायक नारायण पाल ने स्थानीय विद्यालयों की कथित मनमानी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभिभावकों ने उन्हें शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि स्कूलों द्वारा छात्रों की किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री केवल चिन्हित दुकानों से ही खरीदने का दबाव बनाया है। पूर्व विधायक ने कहा कि वे किसी विद्यालय का नाम नहीं ले रहे, लेकिन संबंधित लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बात हुई और उन्होंने ये बात भी कहा कि स्थानीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बार बार सिलेबस बदलने से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। नारायण पाल ने NCERT की नकली किताबों के बाजार में बिकने पर भी चिंता जताई। कहा कि रुद्रपुर में करोड़ों रुपए की फर्जी NCERT किताबें पढ़ी जा चुकी है और उन्होंने सरकार से पूरे मामले पर गंभीर मंथन और ठोस कार्रवाई करने की मांग की। अलग है कि फीस बहुत बढ़ोतरी हो गई और संसाधन जो हैं वो एक पर्टिकुलर किसी दुकान से लेने पड़ रहे हैं, ये विचारणी बात है, चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन ये भी बात है कि इन स्कूलों ने, जिनके मैंने नाम लिए, ऐसे बहुत सारे स्कूल हो गए शक्तिवारम सितारगंज में, जिन्होंने गुणात्मक उन्नयन किया है शिक्षा का। तो मैं तारीफ भी करता हूं, क्योंकि रिमोट एरिया था और सिटकुल मान्य तिवारी जी ने जब सिटकुल बनाया तो उसके बाद थोड़ा सा चमक दमक यहाँ आई। लेकिन जो लोग इन स्कूलों के बारे में बात करते हैं उन्हें ये भी सोचना चाहिए। और उत्तराखंड में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपदा प्रबंधन एवं
पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक के USDMA में राज्य स्तरीय तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलों और संबंधित विभागों द्वारा संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी की जानकारी दी गई। मंत्री के निर्देश से जिला प्रशासन, पुलिस और SDRF, NDRF और सभी रेखीय विभाग पूर्ण समन्वय के साथ 24/7 सतर्क मोड में कार्य करेंगे। उन्होंने संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए हाई कैपेसिटी पंप और मोटर बोट, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू उपकरण और संचार संसाधनों को पूरी तरह तैयार रखने पर विशेष जोर दिया। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और स्थायी स्वास्थ्य, मौसम और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।